नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। केंद्र सरकार ने पेश किया सामाजिक आर्थिक ढांचे का दस्तावेज। गांवों में 56% परिवारों के पास खुद की जमीन नहीं, ग्रामीण इलाकों को बेहतर बनाने की कवायद। एक देश एक नंबर की दिशा में बढ़ा कदम। आज से मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी पूरे देश में लागू। शहर और सर्कल बदलने पर नहीं बदलना पड़ेगा नंबर। बिहार में 1400 से ज्यादा स्कूली शिक्षकों का इस्तीफा। हाई कोर्ट के आदेश पर 3.5 लाख डिग्रियों की जांच। फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी लेने के आरोप। मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा सीआईएसएफ को देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार से मांगा जवाब। तमिलनाडु की मांग पर नोटिस। ग्रीस की माली हालत पर आईएमएफ की रिपोर्ट। संकट से निकलने के लिए अगले 3 साल में 50 अरब यूरो की दरकार। और आइए देखते हैं पहली खबर। देश भर में आज से एमएनपी यानी कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू हो चुकी है। सरकार ने मोबाइल कंपनियों को ग्राहकों के लिए देशव्यापी एमएनपी सुविधा देने के लिए 3 जुलाई की समय सीमा तय की थी। एमएनपी के साथ ग्राहक अब देश भर में किसी भी राज्य में अपने पुराने नंबर के साथ स्थानांतरण कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद के किसी भी कंपनी की सेवाएं ले सकते हैं। मोबाइल की दुनिया की तस्वीर अब बदलने को तैयार है। आपको सिर्फ इसलिए किसी कंपनी के कनेक्शन को नहीं ढूंढना होगा क्योंकि आपका नंबर काफी पुराना है। मोबाइल के मैसेज बॉक्स में पोर्ट टाइप करें, स्पेस देकर अपना मोबाइल नंबर लिखें और 1900 पर भेज दें। इसके बाद आपके मोबाइल पर 8 अंकों का कोड आ जाएगा। यूनिक कोड को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कंपनी के आउटलेट पर जमा करा दें। इसके बाद आपको नई सिम मिल जाएगी और बिना मोबाइल नंबर बदले आपकी पसंद के सर्विस प्रोवाइडर का नेटवर्क आपके मोबाइल पर दिखने लगेगा। आज से आपका नंबर, आप उसके ओनर हैं, आप जहां भी जाएं वो आपके साथ जाएगा। इस सुविधा के लिए 19 रुपए का शुल्क देना होगा। पुरानी कंपनी का बकाया भी भुगतान करना होगा। नंबर पोर्टेबिलिटी लागू होते ही मोबाइल कंपनियों में सुविधाएं देने की होड़ लग गई है। एयरटेल ने पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया पूरी होने तक निःशुल्क रोमिंग की सुविधा देने की घोषणा की है। सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने भी मुफ्त रोमिंग सुविधा का ऐलान किया है। माना जा रहा है कि अब कंपनियों पर दबाव रहेगा कि वे बेहतर सुविधाएं प्रदान करें और कॉल ड्रॉप जैसी परेशान करने वाली चीजों पर रोक लगाएं। बिल्कुल होंगे, क्योंकि अब जैसे हमें कभी बाहर जाना होता है तो हमें उसके लिए रोमिंग चार्जेस वगैरह देने पड़ते हैं। तो एक तो ये रोमिंग का नहीं लगेगा और दूसरा ये है कि नंबर चेंज नहीं करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा तो ये है कि नंबर हमारा वही रहेगा जो हम यूज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली अच्छा है जी। अगर किसी ने कहीं शिफ्ट करना है दूसरी जगह, अलग सिटी में, अब लोग बाहर से दिल्ली आते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं तो बेनिफिट होता है मैम उनका। वो चाहते हैं कि हमारा सेम नंबर हम यूज़ कर सकें। अब कई लोग काम की तलाश में दिल्ली में आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है। वो चाहते हैं कि हमारा सेम नंबर यहाँ पे हो, तो ये उनके लिए ईजी हो जाएगा, वो नंबर सेम रख पाएंगे। देश में अभी सर्किल के अंदर ही नंबर पोर्टेबिलिटी लागू है, लेकिन प्रचार के अभाव में ये सेवा सफल नहीं हो सकी। अब देश भर में ये सेवा शुरू होने के बाद कंपनियां खुद को रोमिंग फ्री बनाने पर काम कर रही हैं, जिससे उनका ग्राहक देश भर में कहीं भी जीरो लगाए बिना सीधे फोन कर सके। नंबर पोर्टेबिलिटी लागू होना बेशक एक बड़ा कदम है, लेकिन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। देश में कॉल ड्रॉप के मामले 5 गुना बढ़े हैं। वहीं नेट न्यूट्रलिटी पर भी देशव्यापी विरोध पनप रहा है। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरी योजना पर और बातचीत करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रवि शारदा प्रसाद साहब हैं जो कि संचार सलाहकार हैं, टेलीकॉम एक्सपर्ट हैं। रवि जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जिस तरीके की पहल है, कई सारे फायदे दिख रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा क्या देखते हैं कंज्यूमर के लिहाज से इस वक्त इसमें? नहीं, ये तो ये सचल नंबर सुबह था तो ग्राहकों के लिए बहुत सारे लाभ मिलेंगे ग्राहकों इससे। ये संचार विशेषज्ञों की कई साल से संचार विशेषज्ञों की कल्पना थी कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक सचल नंबर अलॉट किया जाएगा और जीवन भर जहाँ भी वो जाए, किसी भी राष्ट्र में जाए, जीवन भर उसका एक ही नंबर मिलेगा फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड्स। और आज ये कल्पना वास्तविक हो चुकी है।
तो दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव फॉर ऑल द कंज्यूमर्स, ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लाभदायक होगा। लेकिन जिस तरीके की अब तक मैं कहूँगी टेलीकॉम सेक्टर में प्रॉब्लम्स की बात करूँ, कॉल ड्रॉप होती है, कनेक्टिविटी में मेजर दिक्कत आ रही है, हाईटेक होने की बात ज़रूर कही गई थी 3G और 4G की, लेकिन अभी भी मैं कहूँ कि 3G को लेकर भी उस तरह का सिस्टम नहीं है कि आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हो। क्या बड़ी चुनौतियाँ हैं इस वक्त? नहीं, बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि ये सुविधाएं को प्रोवाइड करने के लिए ये जो जितने भी संचालक थे उनको अपनी अवसंरचना को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना था। तो वो कई सालों से रेसिस्ट कर रहे थे, ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, नेशनल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी बहुत सारे रेसिस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनको बहुत सारा अपनी अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और इससे ये मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी से एक ये भी होगी कि नेटवर्क कंजेस्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ज़्यादा कॉल ड्रॉप्स हो जाएंगे। अभी भी कॉल ड्रॉप्स हो रहे हैं, अब और ज़्यादा कॉल ड्रॉप्स हो जाएंगे, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक बहुत सारे डेटाबेसेस में करना है, अब क्या होता है, अगर आप कोई किसी नंबर को डायल करते हैं, पहले वो कॉल एक सेंट्रल स्विचिंग सेंटर को जाएगा, फिर एक सॉफ्टवेयर डेटाबेस में जाकर देखना है कि कहाँ है ये नंबर, फिर फॉरवर्ड होना है। तो इसमें तो बहुत सारा कई हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था ये ऑपरेटर्स अपने संरचना में। तो क्या ये कहा जाए रवि जी कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को उस लेवल पर लाए हमने इसकी शुरुआत कर दी है, जो कि कस्टमर के लिहाज से परेशानी का सबब हो सकता है? ये बहुत सारा कस्टमर प्रेशर था, इसके लिए दबाव था कस्टमर प्रेशर के लिए, क्योंकि क्या वैसे अब दो टाइप के कस्टमर्स हैं। एक जो पहले अभी तक 2011 से इंट्रा सर्कल पोर्टेबिलिटी थी, जहां एक क्षेत्र में आप संचालक स्विच ओवर कर सकते थे, और इसमें ज़्यादा लोग थे जो अपने सर्विस प्रोवाइडर से संतुष्ट नहीं थे, जो अनहैप्पी थे या तो टैरिफ्स के या सर्विस के। अब ये जो नेशन वाइड में इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा जो लोगों जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में, जैसे सेना की जवानों को अब कहीं भी वो ट्रांसफ़र होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो अब पूरे ज़िंदगी भर उनको ये तकलीफ नहीं होगी ना कि वो नंबर चेंज कराते हैं, हर जगह ये कर सकते हैं, उनको अपने बैंक। लेकिन सक्सेसफुल कैसे होगी रवि जी, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके का चाहिए था उस तरफ कंपनी ने उतना फोकस नहीं किया। अभी हमने देखा कि कॉल ड्रॉप के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है इसको लेकर, और आपने खुद कहा एज एक्सपर्ट कि इस सिस्टम के लागू होने के बाद ये और बढ़ सकता है। ये बढ़ सकता है, क्योंकि क्या होता है, नेटवर्क कंजेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और डेटा यूज जो तथ्य का इस्तेमाल होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें जो नेटवर्क्स है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन हो जाएगा, लेकिन ये कस्टमर के लिए, ग्राहकों के लिए बहुत ही लाभदायक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कॉल ड्रॉप हो रही है, कॉल मिलने में दिक्कत होती है, तो फिर सुविधा किस तरह की हुई है? नहीं, तभी तो जितने भी ऑपरेटर्स थे वो बहुत रेसिस्ट कर रहे थे 3-4 सालों तक कि ये बहुत ही मुश्किल है इम्प्लीमेंट करने के लिए। हाँ, लेकिन सरकार ने तो अल्टीमेटम दे दिया था, कई पहले मई 3 को होना था, फिर अब जुलाई 3 को किए थे। ये तो सरकार के अल्टीमेटम ने दे दिए थे ऑपरेटर्स को, सरकार ने। तो किस तरीके के सिस्टम की चेंज की जरूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर में, अगर हमें इस सिस्टम को प्रभावी तरीके से लागू करना है और कस्टमर को कहीं कोई दिक्कत ना हो? कॉल ड्रॉप की बात करें, कनेक्टिविटी की बात करें, या फिर डाटा ट्रांसफर की बात करें? नहीं, ये बहुत ही, क्योंकि आजकल स्पेक्ट्रम की भी बहुत शॉर्टेज है, ये जो विद्युत चुम्बकीय वर्णक्रम की बहुत शॉर्टेज है आज, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में। तो नेशन वाइड देखते हैं कि कितने लोग पोर्ट करते हैं नेशन वाइड। ज़्यादातर ये लोग नेशन वाइड में पोर्ट करेंगे जो ट्रांसफरेबल जॉब्स में है या जो रोम कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें शायद 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी नहीं होगा, तो ठीक है, थोड़ा बहुत ये कॉल ड्रॉप्स बहुत हो जाएंगे, नेटवर्क कंजेस्शन तो बहुत ही ज़्यादा होगा इसकी वजह से। कोई इसका उपाय फिलहाल? अभी तो नेटवर्क, जितने भी नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं वो अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर संरचना को अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसमें तो अभी कर चुके हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि कितना डिमांड है नेशन वाइड रोमिंग के लिए। इंट्रा सर्कल रोमिंग के लिए बहुत ही डिमांड था। अब एक और चीज़ ये देखना है कि जो नेटवर्क जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी है ना, ये बड़े ऑपरेटर्स के लिए हानिकारक है और छोटे ऑपरेटर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो जितने भी बड़े से अगर छोटे में स्विच ओवर करता है, हाँ, लोग बड़े से संतुष्ट नहीं होते तो वो छोटे ऑपरेटर्स को स्विच ओवर करते हैं। तो जितने भी बड़े ऑपरेटर्स ना, ये रेसिस्ट कर रहे थे मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी,
और क्योंकि उनके लिए हानिकारक है और छोटे ऑपरेटर्स के लिए बेनिफिशियल है। एक मौका उनको मिलता है। हाँ, उनको मौका मिलता है। तो जितने भी बड़े ऑपरेटर्स हैं, 3-4 बड़े ऑपरेटर्स जो हैं वो बहुत रेसिस्ट कर रहे थे। चल रवि जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर हमें बताने के तमाम तकनीकी ज्ञान। तो ये थी हमारी पहली खबर। और ब्रेक के उस पार देखिए, हम आपको दिखाएंगे ताजमहल के आसपास पेड़ों की कटाई पर केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस। शीत युद्ध की दुश्मनी पर दोस्ती की गर्माहट, क्यूबा और अमेरिका के नए रिश्तों की आहट, वॉशिंगटन और हवाना में खुलेंगे दूतावास, मीठे रिश्तों की शुरुआत, खत्म कड़वाहट। देखिए RSTV विशेष नया सिलसिला आज शाम 7:30 बजे। आज़ादी के बाद पहली बार देश के ग्रामीण इलाकों के सामाजिक आर्थिक ताने बाने को उजागर करने वाले आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक गांव में 56% परिवारों के पास खुद की जमीन नहीं है। केंद्र सरकार का मानना है कि इन आंकड़ों से नीतियां बनाने और योजनाओं के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। देश की कुल 24 करोड़ 39 लाख परिवारों में से 17 करोड़ 91 लाख परिवार गांव में रहते हैं। 2 करोड़ 37 लाख परिवार एक कमरे के कच्चे मकानों में गुजर बसर को मजबूर हैं। इसके अलावा 4 करोड़ 21 लाख परिवार ऐसे हैं जिनमें रह रहे 25 साल से ज्यादा उम्र के सदस्यों को कभी कोई शिक्षा नहीं मिल सकी। ये तथ्य बीते 8 दशक में पहली बार जारी सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना में निकलकर सामने आए। Very important input for all policy makers, both in the central government and the state governments. And I'm sure with the enormity of schemes and their reaches that all governments have, this document will form a basis of helping us to target groups for support. सामाजिक आर्थिक और जातिगत आधार पर जनगणना की घोषणा तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मई 2010 में लोकसभा में की थी। फिलहाल सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े पेश नहीं किए हैं। जातिगत आधार पर जनगणना सबसे पहले 1932 में की गई थी। देश के सभी 640 जिलों में जनगणना सर्वे के जरिए ग्रामीण इलाकों से जुड़ी कई जानकारियां जमा की गई। देश के सिर्फ 4.6% ग्रामीण परिवार आयकर देते हैं, जबकि वेतनभोगी ग्रामीण परिवारों की संख्या 10% है। ग्रामीण भारत में 30% से ज्यादा परिवारों की आमदनी का जरिया खेती है, जबकि 50% से ज्यादा परिवार दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर हैं। 56% ग्रामीण जनसंख्या के पास अपनी जमीन नहीं है। करीब 69 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिला हैं। इनमें से सिर्फ 16 लाख परिवारों में महिला मुखिया हर महीने 10,000 रुपये कमाने में सक्षम है। बाकी परिवारों में महिलाएं इससे भी कम आय में गुजर बसर कर रही हैं। My team is endeavoring to assign a unique number of each to every household by linking NPR TIN/Aadhaar, electoral rolls number, etc. The data must be connected. Development program data serves need to connect, talk and add value to each other. सरकार मानती है कि इन आंकड़ों से बेहतर नीति बनाने और सरकारी योजनाओं का ज्यादा फायदा वंचित तबकों तक पहुंचाना मुमकिन होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रही आबादी की हालत सुधारने में भी मदद मिलेगी। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि 1999 में कंधार में भारतीय विमान अपहरण मामले में तत्कालीन एनडीए सरकार ने अनेकों गलतियां की। पार्टी ने यह प्रतिक्रिया रॉ के पूर्व प्रमुख एएस दुलत के बयान के बाद जाहिर की है। दुलत ने अपनी किताब में इस बारे में विस्तार से ब्यौरा दिया है। पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत ने अपनी किताब कश्मीर द वाजपेयी ईयर्स में कहा है कि कंधार विमान के अपहरणकर्ताओं से निपटने में सरकार ने कई कूटनीतिक गलतियां की। दुलत ने यह भी कहा कि 2002 के गुजरात दंगों पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने नाराजगी जताई थी और इसे एक गलती करार दिया था।
फैसले लेने में कोई कमज़ोरी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। मैं अटल जी के पास गया था फेयरवेल कॉल करने, तो वो बड़े रिलैक्स्ड मूड में थे। तो मैंने कहा सर ये क्या हो गया? तो उन्होंने कहा इनको खुद नहीं मालूम क्या हो गया, मतलब कांग्रेस को नहीं मालूम कि ये कैसे जीत गए। तो उस दौरान बातों में फिर उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि शायद गुजरात में हमारे से गलती हुई। सो ऑब्वियसली वो चीज़ उनके जहन में थी। 1999 में आतंकवादियों ने नेपाल से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का अपहरण कर लिया था। विमान को ईंधन भरने के लिए कुछ घंटों तक अमृतसर में उतारा गया, लेकिन बाद में आतंकवादी इसे अफगानिस्तान के कंधार ले गए। लेकिन दुलत के इस खुलासे के बाद कांग्रेस ने एनडीए सरकार पर आतंकवाद के खिलाफ ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े बातें कहते हैं, लेकिन जब भी वो सरकार में रहे तो उन्होंने देश की सुरक्षा, देश का अखंडता के साथ समझौता की है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। जिस प्रकार से IC-814 का पूरा प्रकरण था, बहुत गंभीर, चिंताजनक और कठिन निर्णय था। वो सारी पार्टियों से सहमति हुई थी, बातचीत हुई थी, और कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता था कि वो लोगों को भड़का रहे हैं ताकि एक दबाव बने सरकार पे कि किसी को छोड़ के उन लोगों को बचाया जाए। दुलत ने यह भी कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2002 के गुजरात दंगों से नाराज थे और उन्होंने इसे एक गलती करार दिया था। कांग्रेस ने इस मामले पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा का जिम्मा CISF को देने के मसले पर केरल सरकार की राय जानने के लिए नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश HL दत्तू की अगुवाई वाली पीठ ने तमिलनाडु के अनुरोध पर नोटिस जारी किया। तमिलनाडु सरकार की याचिका में केरल सरकार को नए बांध के निर्माण के लिए पर्यावरण और वन विभाग से मंजूरी हासिल करने की अनुमति न देने की भी मांग की गई है। तमिलनाडु सरकार ने 20 फरवरी को याचिका दाखिल कर मुल्ला पेरियार बांध की सुरक्षा के लिए CISF को तैनात किए जाने की मांग की थी। बांध की सुरक्षा का जिम्मा फिलहाल केरल पुलिस के पास है। सरकारी कार्रवाई के डर से बिहार में करीब 1,500 टीचर नौकरी छोड़ चुके हैं और यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि फर्जी डिग्रीधारी टीचर अगर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहते हैं तो खुद ही नौकरी छोड़ दें, और उसके बाद शिक्षा विभाग में इस्तीफों की बाढ़ सी आ गई। बिहार के प्राथमिक शिक्षा विभाग में इन दिनों इस्तीफों की लाइन लगी है। 1400 शिक्षक इस्तीफा दे चुके हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। सरकार ने कहा है कि 8 जुलाई के बाद अगर कोई फर्जी डिग्रीधारी नौकरी करता पाया गया तो न सिर्फ उसकी नौकरी जाएगी, बल्कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उससे अभी तक दी गई तनख्वाह और दूसरे भत्तों की वसूली भी की जाएगी। कितने लोगों ने सेवा का त्याग किया है या नहीं किया है, या वो संख्या कितनी है, या 8 जुलाई के बाद ही बता पाना संभव होगा। इससे पहले एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा था। हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्रियों के बल पर नौकरी कर रहे शिक्षकों से कहा था कि इस्तीफा देकर वो कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। विभाग लगातार जांच करवा रहा है। उस जांच में जो गड़बड़ी पूर्व में पाई गई थी या लोग कोई सेवा छोड़कर कहीं अन्यत्र चले गए, उस तरह के व्यक्ति हैं। 1400 जो फिगर आया है कहीं कहीं मीडिया में, वह माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व का फिगर है। बिहार में 3.5 लाख से ज्यादा प्राथमिक शिक्षक हैं। इनमें से कई पर फर्जी डिग्रियां लगाकर नौकरी हासिल करने का आरोप है। राज्य सरकार सतर्कता विभाग से पहले ही इन टीचरों की योग्यता की जांच करने के लिए कह चुकी है। सतर्कता विभाग ने 8 DSP और 38 निरीक्षकों को जांच के काम में लगा रखा है। सभी शिक्षकों की डिग्रियां जांचने में 3 से 4 महीने का वक्त लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सरकार से वेतन बढ़ाने की मांग की है। पार्टी के करीब 20 विधायकों ने मौजूदा वेतन भत्तों को नाकाफी बताया है। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों पर व्यक्तिगत सुख सुविधा के लिए भारी भरकम वेतन मांगने का आरोप लगाया है।
दिल्ली में चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि उसके विधायक जनता के प्रतिनिधि बनकर सिर्फ 1 रुपए सालाना पर भी काम करेंगे, लेकिन सरकार के 5 महीने बीतने के बाद विधायकों को 54,000 महीने की तनख्वाह और अतिरिक्त वेतन भत्ते भी कम लग रहे हैं। पार्टी के कई विधायकों ने अब सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। सैलरी कंपोनेंट है 12,000, उसके अंदर कोई भी मुझे लगता है कि परिवार नहीं चला सकता। कंसर्न्स हैं कुछ विधायकों की जो पार्टी के सामने बार बार रखी जा रही हैं, बट मुझे लगता है कि डिसीजन से पहले इसके ऊपर एक पब्लिक डिबेट होनी चाहिए। लोगों को समझना चाहिए और लोगों को खुद लगना चाहिए कि हाँ भाई, इनकी वाकई हालत बड़ी ख़राब है और ईमानदारी से तो जीना मुश्किल है। अब बीजेपी को आम आदमी पार्टी की आलोचना का एक और मौका मिल गया है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी की शाह खर्ची बताया और कहा कि अगले सत्र में वो इसके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आएंगे। हम सेवा भाव से काम करने के लिए आए हैं। हम तो ये कहेंगे 99 के फेर में पड़ गए हैं। सभी तरह की सुख सुविधाएं इनका जो है एक प्रायोरिटी बन गई है और कभी 21 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाते हैं, कभी सैलरी में वृद्धि की बात करते हैं। 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने और करीब 200 पार्टी सदस्यों को विभिन्न पदों पर भारी भरकम सैलरी देने के मामले में केजरीवाल सरकार पहले ही विवादों में है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सीबीआई ने करोड़ों रुपए के शारदा चिटफंड घोटाले मामले में तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सांसद अहमद हसन इमरान से पूछताछ की है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विशेष सीबीआई टीम ने अहमद हसन से शारदा समूह के मालिक सुदीप्तो सेन से संबंधों के मामले में एक दिन पहले पूछताछ की थी। ईडी ने भी पिछले साल अहमद हसन से शारदा मामले में पूछताछ की थी। अहमद हसन इमरान सुदीप्तो सेन के बंगाली अखबार में संपादक थे। इससे पहले भी पार्टी के 2 राज्यसभा सांसद कुणाल घोष और संजय घोष को शारदा घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अपनी मांगों को लेकर महाराष्ट्र के करीब 4,000 रेजिडेंट डॉक्टर आज दूसरे दिन भी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से राज्य के जिन 18 सरकारी मेडिकल कॉलेज और 10 हॉस्पिटल्स में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनमें मुंबई के जेजे, नायर, केईएम और सेंट जॉर्ज अस्पताल शामिल हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद और राजकोट में भी मरीजों के परिजनों से मारपीट के बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले एक दशक में मुंबई से हर महीने औसतन 884 व्यक्ति लापता हुए हैं, जिनमें ज्यादातर नाबालिग लड़कियां हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों का पता लगा लिया गया है। मुंबई पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक बीते एक दशक में मुंबई से 1,10,547 लोगों के लापता होने के मामले सामने आए, जिनमें से करीब 1 लाख लोगों का पता लगा लिया गया। बाकी 10,000 से ज्यादा का अब तक पता नहीं चल सका। ये आंकड़े सीआईडी मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के मिसिंग पर्सन ब्यूरो ने जारी किए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने ताजमहल इको जोन में पेड़ काटने के मामले में केंद्रीय वन, पर्यावरण मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। आरोप है कि आगरा के पूर्व वनाधिकारी ने ताजमहल के संरक्षित इको जोन में बिना अनुमति लिए सैकड़ों पेड़ कटवा कर बेच दिए। एनजीटी ने इस मामले में संबंधित सभी पक्षों से 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सेना और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने उरी सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी घायल हुए हैं। पुलिस स्टेशन बुनियाद के इलाके में आज इन्फिल्ट्रेशन बिड हुआ है। वहाँ से आज रात को करीब 4 से 5 का ग्रुप था, वो उन्होंने क्रॉस करने की कोशिश किया। उसके बाद में जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो ग्रिड पे जो हमारी आर्मी डिप्लॉयड है, जब उन्होंने उसको चैलेंज किया तो उसके बाद एनकाउंटर स्टार्ट हुआ। अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को प्रगाढ़ बनाने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। पेंटागन ने 2015 के लिए राष्ट्रीय सैन्य रणनीति रिपोर्ट में कहा है कि रूस, चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए सुरक्षा संबंधी खतरा हो सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय शांति कायम रखने के लिए अमेरिका भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कदम से एशिया प्रशांत क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने माना है कि दक्षिण चीन सागर के बड़े हिस्से पर चीन का दावा अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक नहीं है। अमेरिकी रिपोर्ट में रूस पर भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन की बात कही गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे ग्रीस की माली हालत पर आईएमएफ ने नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि संकट से निकलने के लिए ग्रीस को अगले 3 साल में
50 अरब यूरो की दरकार होगी। रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रीस की जीडीपी विकास दर 2.5% से गिरकर अब 0 पर पहुंच सकती है। ग्रीस में रविवार को जनमत संग्रह से पहले आईएमएफ ने देश की अर्थव्यवस्था पर अहम रिपोर्ट जारी की है। आईएमएफ ने कहा है कि अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए ग्रीस को अगले 3 साल में 50 अरब यूरो की जरूरत होगी। इसके साथ ही ग्रीस का कर्ज भी माफ करना होगा। इस बीच ग्रीस में जनमत संग्रह को लेकर जोश साफ देखा जा सकता है। लोग जानते हैं कि उनके वोट पर ही देश का भविष्य टिका है। Εγώ υπολογίζω ότι το όχι θα είναι πάνω από 65-70. Εγώ εύχομαι προσωπικά να κερδίσει το ναι, για το καλό της Ελλάδας, όχι για αυτά τα κτίνη. ग्रीस के प्रधानमंत्री एलेक्सिस सिप्रास ने दावा किया है कि यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव खारिज होने पर नया करार आसान हो जाएगा। Οι τράπεζες θα ανοίξουν είτε με μια συμφωνία, αν υπερισχύσει το ναι, η οποία δεν θα είναι βιώσιμη, αλλά αν αυτή είναι η επιλογή του ελληνικού λαού, είτε από φόβο, είτε από πίεση, είτε από επιλογή, θα τη σεβαστούμε। रविवार को होने वाले जनमत संग्रह के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। यूरोजोन में रहने के पक्षधर और पूंजीवाद के विरोधी सभी लोग अपने अपने पक्ष में रैलियां कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो खबरों के इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन आप बन रहिए हमारे साथ राज्यसभा टीवी पर। नमस्कार।